Welcome friends in today's session related with the subject called Business Regulatory Framework. From today we are going to start our Unit 1, Sale of Goods Act 1930 for TY/BCom students of semester 6. The weightage of this unit is 30%. Let's have on the screen first question. What we are going to discuss is the basic of the Act, Sale of Goods Act. That is, what is the definition of contract of sale and explain the essentials for a valid contract of sale is what we are going to discuss in today's session. So let us try to have an idea about the introduction of sale of goods. Sale of goods is the most common transaction in business as well as in day-to-day life of individuals. In law, it is regarded as a specific contract for which the Contract Act had made special provisions. But looking at the importance and the complexity of such contracts, a separate act entitled Sale of Goods Act has been enacted, which contains all rules and regulations relating to various types of contracts for the sale of goods. सर इससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जो हमने पढ़ा सेमेस्टर 5 में फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इंक्लूड किया हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट शामिल था, एडेड था, उसी के अंदर इनकी प्रोविजन की गई थी, साथ में रखा गया था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह, जैसे जैसे चेंजेस आए, जैसे जैसे बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, उसके हिसाब से सेल ऑफ गुड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। तो ये सोचा गया और सेपरेट किया गया कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए हमारे भारत के लिए। तो ये डिसीजन लिया गया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग से सेपरेट एक एक्ट बना दिया जाए। इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसका अलग से नाम रख देना चाहिए। क्या नाम रख देना चाहिए सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। The Sale of Goods Act came into force on 1st July 1930 and it extends to the whole of India except one state and that state is JK, जम्मू एंड कश्मीर। हमारे भारत के अंदर ये एक्ट कब लागू हुआ सर? 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट लागू हो गया। एक स्टेट को छोड़ के पूरे भारत में इसको अपनाया गया। Now all the legal provisions relating to the sale of movable goods other than actionable claims and money are contained in the Sale of Goods Act 1930 and not in movable properties such as the lease, gifts, etc., which are regulated or we can say governed separately by Transfer of Property Act 1882. लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होगा सर? मूवेबल गुड्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इज मूवेबल गुड्स। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं ना पूरे एक्ट के अंदर, वो है मूवेबल गुड्स। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ये हमारा कंटेन है, समझ लीजिए। दो चीजों को छोड़ देनी है वापिस। मूवेबल गुड्स में दो चीजों की हम चर्चा नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूडेड है। क्या एक्सक्लूडेड है सर? एक्शनेबल क्लेम्स और मनी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये इसके कंटेन नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड एज मूवेबल गुड्स, दे आर एक्सक्लूडेड एज movable goods from the act called Sale of Goods Act। और मूवेबल गुड्स अगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट मैटर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो इनमूवेबल प्रॉपर्टीज, इनमूवेबल गुड्स का क्या सर? वो कहाँ जाएगा सर? वो कौन सा एक्ट में पढ़ेंगे सर? अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी हो, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज या इनमूवेबल गुड्स के बारे में जानकारी लेनी हो रिलेटेड विद लीज, गिफ्ट्स एक्सेट्रा, तो ये इसके लिए आपको पढ़ना होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं पूरे टर्म में वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा मूवेबल गुड्स। नाउ लेट अस हैव द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। According to section 4 subsection 1 of the Sale of Goods Act, contract of sale क्या है? A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price.
बहुत ही इजी डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? आप कहते हैं ना कि हमने सेल किया है, हमने माल बेचा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है एग्जैक्टली क्या है सर? पहली चीज आप ये याद रखिए कि दो पक्षकार है। देयर आर टू पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वन इज बायर एंड अदर इज सेलर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेलर का है, माल बेचने वाले का। खरीदने वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बेचने वाले का। माल बेचने वाला तैयार होगा तो आप खरीद पाओगे ना। सो सेलर शुड बी एग्री टू ट्रांसफर और ही ट्रांसफर्स। सेलर ट्रांसफर्स और ही में एग्रीज टू ट्रांसफर। जब ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली रेडी है कि मैं अभी के अभी आपको माल दे देता हूँ। ही इज रेडी टू ट्रांसफर। एग्रीज टू ट्रांसफर मीन्स माल रेडी नहीं है, गुड्स आर नॉट रेडी, तो वो शायद आपको थोड़े समय बाद दे। So either he transfers immediately or he agrees to transfer the property in the goods. Property in the goods, यहाँ property क्या है? Ownership. The transfers what? The ownership in the goods to the buyer. कुछ कीमत होगी for a price. जो भी चीज आप बेच रहे हो उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होनी चाहिए, मीन्स कंसिडरेशन इज मस्ट। जब मैं प्राइस की बात करूँ वहाँ कंसिडरेशन आ जाता है दोस्तों, और हमने कंसिडरेशन अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज कंसिडरेशन। ठीक है, बिना प्राइस के, बिना कीमत के अगर आप कोई चीज दे रहे हो तो वो सेल नहीं बन सकता है सर, इट इज नॉट सेल। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत होनी बहुत जरूरी है। तो आसान है, एकदम सिंपल है ये डेफिनेशन, एकदम इजी है। चलिए, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द ओनरशिप ऑफ मूवेबल गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सरल शब्दों में अगर आपको ये समझना है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो कुछ नहीं है सर, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं हम सेलर से। ओनरशिप किससे मिलने वाली है सर? बायर। जो बंदा खरीद रहा है चीजों को, द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय द गुड्स, उसे ओनरशिप मिल जाएगी। बायर विल बी द ओनर as and when the ownership is transferred from one person to another person। और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? मूवेबल गुड्स। सो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मैंने जो ऊपर दो शब्दों की बात की, जब हम कह रहे हैं सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, देन ही इज मेकिंग व्हाट? ही इज मेकिंग सेल। अब वो सेल कर रहा है, वो रेडी है टू डिलीवर द गुड्स, टू ट्रांसफर द ओनरशिप, ऑन द स्पॉट रेडी है, इमीडिएटली। एग्रीज टू ट्रांसफर की जब हम बात कर रहे हैं तो सर वहाँ एग्रीमेंट टू सेल है, अभी उसके पास माल तैयार नहीं है, शायद स्टॉक में नहीं है, तो वो कहता है एक दिन बाद दूंगा, दो दिन बाद दूंगा, हफ्ते बाद दूंगा, 7 दिन बाद दूंगा, हफ्ते के बाद दूंगा, वैसे आप एक हफ्ते बाद दूंगा। ये हो क्या हो गया सर? एग्रीज टू ट्रांसफर। वो वचन दे रहा है, आई विल डिलीवर द गुड्स टू यू बट नॉट राइट नाउ, बट लेटर ऑन। ओनरशिप आपको मिल जाएगी लेकिन थोड़े समय बाद। तो ये दोनों का समावेश हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड agreement to sale। Now let us try to discuss and understand what are the essentials for a valid contract of sales. A contract of sale is a special type of contract. Therefore, all the essentials of a valid contract must be fulfilled। अब आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे एसेंशियल्स याद ही होंगे मान लेता हूँ। अगर नहीं याद है तो याद आ जाएंगे अभी धीरे धीरे। आप कैसे याद आ जाएंगे अभी हम चर्चा करेंगे, वैसे याद आ जाएंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की एसेंशियल्स आपको याद ही होगी, सारी की सारी एसेंशियल्स आपको याद होगी मान लेता हूँ। क्या एसेंशियल्स थी सर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसीडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। फिर फ्री कंसेंट था, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज थी, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे जितने भी एसेंशियल्स है वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लागू पड़ते हैं, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है ही सेल, उनकी खुद की प्रोविजंस तो है ही, खुद के एसेंशियल्स तो है ही, खुद की कंडीशंस तो है ही, लेकिन साथ साथ में जनरल कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल्स वो भी फॉलो करनी है। ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। ठीक है, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। आशा एग्रीड टू सेल हर सुजुकी एक्सेस टू लता विथआउट एनी कंसीडरेशन। तो क्या ये सेल हुआ? हमने रूल पढ़ा है सर, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद होगा आपको। जहां कंसीडरेशन नहीं है ना सर, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आपने एक तरीके से गिफ्ट दे दिया, यानी आशा ने
सुजुकी एक्सेस जो देने की बात की है बिना कंसीडरेशन के, तो वो गिफ्ट देने की बात कर रही है। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्यों क्यों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है सर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कंसीडरेशन मिसिंग है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। So from the definition of contract of sale as per section 4 of Sale of Goods Act, the following essential features must be present for a valid contract of sale। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या essentials है as per section 4। जो definition हमने देखी contract of sale की, उसके बेसिस पे क्या इसके essentials होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। So let's have the essentials of valid contract of sales। सबसे पहली चीज क्या होगी सर? टू पार्टीज, दो पक्षकार होने चाहिए, राइट? दो पक्षकार होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। अकेले अकेले तो दोस्तों शादी भी नहीं होती है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने की बात है। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन, टू पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, जिसमें से एक बंदा कौन होगा सर? वन पर्सन इज अ सेलर एंड द अदर पर्सन इज बायर। द पर्सन कैन नॉट बी अ सेलर एज वेल एज अ बायर। एक ही समय पे आप यूं नहीं कह सकते कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मीन्स मैं ही सेलर मैं ही बायर। एक ही समय पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी आप ही सेलर हो आप ही बायर हो तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ समझौता। ठीक है? तो हमें समझौता नहीं करना है, एक डील नहीं करनी है सिर्फ। ठीक है? हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसमें दो अलग अलग पक्षकार होने चाहिए, सिमिलर पक्षकार, सेम पार्टी नहीं होनी चाहिए। द पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स। आप अपनी ही चीज कैसे परचेज करोगे मुझे बताओ आप? आपने तो बाहर से परचेज करनी है, कहीं और से परचेज करनी है, खुद की चीज कैसे परचेज करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। द रीजन फॉर द सेम इज दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज टू बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओनरशिप ट्रांसफर करनी है और ये एक बंदा दूसरे बंदे को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, एक बंदा खुद को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Z is the owner of certain goods, but he is not aware of this fact। एग्जाम्पल लेते हैं उस पॉइंट पे। A person cannot buy his own goods, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। Z is the owner of certain goods, but he is not aware of this fact। लो, एक बंदा कुछ चीजों का मालिक है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये इसका मालिक है। W pretends to be owner of the goods and sells them to Z। अब W क्या करता है? W ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीजें उसकी है और वो उसका मालिक है। W मालिक है। There is no sale because B cannot buy goods which are already his own। अब Z ने गुड्स परचेज कर लिए W से, लेकिन Z को ये पता ही नहीं है कि Z उसका ओनर है। ऐसी बात हो गई है। भले उसे पता नहीं है, लेकिन लीगली हम देखने चाहे तो ये सेल्स नहीं है, क्योंकि वो खुद पहले से ही जिस चीज का, आप जिस चीज के मालिक होंगे वही आप परचेस करोगे, तो उसका क्या अर्थ है? ठीक है? तो ये इट इज नॉट कंसिडर एज सेल्स। ये एक केस की जजमेंट है, बेल वर्सेस लीवर ब्रोस लिमिटेड। तो ये एक केस की जजमेंट है। यू कैन नॉट बाय योर गुड्स, यू कैन पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। खुद की चीजें आप कैसे परचेस करोगे? जिसके मालिक आप पहले से ही हो, दोबारा मालिक कैसे बनोगे? गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर रिलेटेड विद पार्टनर्स। सिमिलरली पार्टनर्स आर नॉट रिगार्डेड एज सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। Partners are not regarded as separate person for the purpose of sale of partnership property। They are the joint owners, that is the firm and partners are the joint owners of the goods, and as such they cannot be both seller and the buyer। But a partner may buy goods from the firm or sell goods to the firm। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो अच्छे से। द पार्टनर्स आर नॉट रिगार्डेड एज सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दे आर कंसिडर एज वन एंड सेम इन दैट केस। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अगर बेचने की बात हो रही है, देन दे आर नॉट रिगार्डेड एज अ सेपरेट पर्सन। दे आर द जॉइंट ओनर्स। दे आर द जॉइंट ओनर्स यानी कौन सर? फर्म इन द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ व्हाट? ऑफ द गुड्स।
एंड एज सच दे कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड द बायर। ठीक है, यानी इनको भी एक तरीके से सेपरेट माना गया है। अ पार्टनर में बाय गुड्स फ्रॉम द फर्म और सेल गुड्स टू द, ये हो सकता है पार्टनर जो है सर, ही कैन बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म। फर्म में से अगर उसे कोई चीज खरीदनी हो तो फर्म अलग पर्सनालिटी हो गई और पार्टनर पार्टनर अलग पर्सनालिटी हो गई। दोनों की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। फर्म की अपनी एक पहचान है और पार्टनर की अपनी एक अलग पहचान है, बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, तो वो इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकता है। पार्टनर अगर कोई चीज खरीदना चाहता है अपनी फर्म से तो खरीद सकता है, अपनी फर्म से कोई माल बेचना चाहता है तो वो पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। यहाँ जो भी हम बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, जो भी हम बाय और सेल करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स होंगे। गुड्स भी कैसे होंगे सर? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। एंड गुड्स कैसे होंगे सर? द गुड्स मस्ट बी मूवेबल। मूवेबल गुड्स की बात होगी। हमने जैसे इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था, सेल एंड परचेज ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, but it is regulated, or we can say it is governed by which act? Transfer of property act में इसकी चर्चा है। Similarly, contracts relating to services are not treated as contract of sales। सर्विस से जुड़ी हुई अगर कोई हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में सर्विस की कोई बात नहीं है, सिर्फ गुड्स की बात है। और गुड्स भी कौन से हैं सर? एक ही सब्जेक्ट मैटर है हमारा, मूवेबल गुड्स। इनमूवेबल गुड्स या इमूवेबल प्रॉपर्टीज का समावेश नहीं होता है। या कोई भी सर्विसेज की अगर हम बात कर लें, कोई सेवा की बात कर लें, तो वो सर्विसेज की भी यहाँ समावेश नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। सविता एग्रीड टू सेल टू कविता हिज राइस क्रॉप विच इज ग्रोइंग इन हर फील्ड। सविता जो है सर एग्री करती है, यानी ये एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, एक तरीके से समझ में आना चाहिए। सविता एग्रीड टू सेल टू कविता हिज राइस क्रॉप विच इज ग्रोन इन हर फील्ड। देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन सेलर एंड द बायर। सेलर कौन है? कविता। बायर कौन है? सेलर कौन है? सविता। और बायर कौन है? कविता। तो यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है कि एक जो उसका फार्म है, फील्ड है सविता का, उस पे जितनी भी राइस ग्रो होगी, वो सारी की सारी राइस जितनी भी क्वांटिटी होगी, सब की सब कविता को बेचने वाली फ्यूचर में। इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ फ्यूचर गुड्स। अभी गुड्स नहीं है, गुड्स जब बनेगा, वो ग्रो होगा, तब उसको डिलीवर किया जाएगा इन फ्यूचर। सो इट्स अ फ्यूचर गुड्स एग्रीमेंट। They agreed that upon the payment of the price, Kavita may cut the crop and take it away। जैसे ही आप पेमेंट करोगी, कौन पेमेंट करेगा? कविता पेमेंट करेगी, प्राइस पे करेगी, कंसीडरेशन देगी। अल्टीमेटली कंसीडरेशन जैसा ही मिल जाता है, कविता सविता को कंसीडरेशन दे देगी। तो कविता क्या करेगी सर? कविता हैज अ राइट टू कट द क्रॉप एंड ही कैन टेक अवे द गुड्स। ठीक है, यहाँ एक तरीके से फ्यूचर गुड्स की ये एग्रीमेंट है यहाँ पे सर। और यहाँ मूवेबल गुड्स है, यू कैन टेक इट अवे। ठीक है, और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट मैटर एक तरीके से ग्रोइंग क्रॉप्स की बात हो रही है। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये वैलिड है। एज द ग्रोइंग क्रॉप्स इज इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन जब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये ग्रोइंग क्रॉप्स उसका एक सब्जेक्ट मैटर है, उसका कंटेन है। व्हाट आर गुड्स, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसके अंदर ये ग्रोइंग क्रॉप्स डेफिनेशन के अंदर ये शब्द का उपयोग किया गया है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स आर कंसिडर एज गुड्स, दे आर कंसिडर एज अ वैलिड सब्जेक्ट मैटर एंड इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट कैन बी सोल्ड लीगली। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। So let us try to understand the transfer of general property। जनरल प्रॉपर्टी क्या है ये भी अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो दो शब्द आप माइंड में रखिए। प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में मालिक की हक की बात कर रहा हूँ। तो एक बंदे से दूसरे बंदे को ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, ये एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। In every contract of sale, the ownership of the goods must be transferred by the seller to the buyer। ठीक है, हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये बेस है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, सेलर ने बायर को देनी है ओनरशिप।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा तो क्या होगा, एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा तो क्या करना है, सेलर इज सपोज टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर एट फ्यूचर, फ्यूचर डेट में। जैसे अभी हमने ग्रोइंग क्रॉप्स वाला देखा ना, तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्रॉप ग्रो होगा फिर हम उसको ओनर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं इस तरह से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, दोनों में ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम सेलर टू द बायर, ये पहले पैराग्राफ में कहने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी मीन्स, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जनरल प्रॉपर्टी में होता क्या है सर, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, माल की जो मालिकी है वो ट्रांसफर करनी है, सेलर ने बायर को देनी है, ये होना चाहिए, तो ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। अब जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। जनरल प्रॉपर्टी में क्या होगा, ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज जनरल प्रॉपर्टी। हमारा जो हेडिंग लिखा है हमने उसमें जनरल प्रॉपर्टी शब्द यूज किया गया है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, जनरल की बात की तो स्पेशल क्यों छोड़े, तो स्पेशल को भी कवर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गुड्स आर प्लेज्ड, जब आप कोई चीज को गिरवी रख रहे हो, इट इज ओनली द स्पेशल प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर्ड, it is only the special property which is transferred. Possession of the goods is transferred to the pledgee while the ownership rights remains with the pledger. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दो चीजें आ गई, अब तक हम सिर्फ ओनरशिप की बात कर रहे थे दोस्तों जनरल में, लेकिन स्पेशल में क्या आ गया सर, पोजेशन भी आ गया, माल का कब्जा, पोजेशन। ठीक है, हम कोई चीज गिरवी रख रहे हैं तो ओनरशिप हमारी रहेगी, हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ माल का कब्जा ट्रांसफर कर रहे हैं, पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। माल हमने गिरवी रखा है लेकिन माल के मालिक हम ही हैं, वो नहीं बदला है। ठीक है, ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इन जनरल, इन स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में क्या है, ओनरशिप इज ट्रांसफर, माल की मालिकी आप ट्रांसफर करोगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा नहीं। सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करने से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा सर, जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, और ओनरशिप किसमें ट्रांसफर होगा, इन केस ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, in relation with general property. So thus the transferring the ownership of goods, thus physical delivery of the goods is not essential. Physical delivery of the goods is not that much important, लेकिन ज़्यादा important क्या है सर, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फिर भले पोजेशन मिला है कि नहीं मिला है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं मिला है तो फ्यूचर में मिलेगा पोजेशन, पोजेशन सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर क्या है, ownership. Ownership is the main thing. If the ownership, or we can say if the title in the goods has been transferred to the buyer, then and then only it will be a valid contract of sale. बस यही मेन पॉइंट है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम बायर टू द सेलर। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्राइस। डोंट गेट सरप्राइज, इट इज ओनली प्राइस। प्राइस, कीमत, कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत होनी चाहिए, तो बात आ जाती है कंसीडरेशन की। सो कंसीडरेशन का is in a contract of sale has necessarily be to be the money only. मनी ही होना चाहिए। आप कुछ चीज बेच रहे हो, खरीद रहे हो, एक तरफ गुड्स होने चाहिए, दूसरी तरफ उसकी प्राइस होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, गुड्स आर ऑफर्ड एज कंसीडरेशन फॉर गुड्स, गुड्स के सामने अगर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये तो क्या हो गया सर, इट इज नॉट सेल, इट इज नॉट अमाउंटेड टू सेल, उसे हम सेल नहीं कह सकते, वो क्या हो जाएगा, इट इज अ बार्टर। बार्टर सिस्टम आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, चीज के सामने चीज, यानी कि गुड्स के सामने गुड्स अगर एक्सचेंज कर रहे हो, इट इज नॉट कंसिडर एज सेल्स। सेल्स कब होगा, जब उसे मॉनेटरी स्वरूप दिया जाएगा, जिसकी कुछ वैल्यू आपने पे करी होगी तो ही वो सेल्स होगा। सिमिलरली इन केस देयर इज नो कंसिडरेशन, इट मे अमाउंट टू गिफ्ट एंड नॉट सेल। जहाँ कंसिडरेशन नहीं होगा, कोई कीमत नहीं होगी, सिर्फ आप सामने वाले पार्टी को एक कोई चीज दे दे रहे हो, ये लो मेरी तरफ से आपको बाइक दे रहा हूँ सर, वो गिफ्ट हो जाएगी, वो सेल्स नहीं है। अगर आपको उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही, कोई प्राइस, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो। However, the consideration may be partly in money and partly in goods, ऐसा हो सकता है, ये वैलिड है।
यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पार्टली आपने गुड्स दिया हो और पार्टली मनी दिया हो तो वैलिड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, where an old television is returned to the dealer for a new one and the difference is paid in cash, that should also be a sale। हम उसको सेल कह सकते हैं। पुरानी टेलीविजन हमारे घर पे पड़ी हुई हम एक्सचेंज में दे आते हैं और नई ले आते हैं, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होती है अगर वो कैश में पे कर देते हैं तो उसे हम वैलिड सेल्स कह सकते हैं। ये गलत नहीं है, ये सही है।